अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, बजटिंग में आज हम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। दिस इज आल्सो अपीयर्स इन पास्ट पेपर। इसमें हम देखते हैं कि बजटिंग के क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना होता है। स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड अ फोरकास्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड December 31st 2009 which is based on following projections। एक क्वार्टर का हम बना रहे हैं जो कि एंड हुआ है December 31st को। ठीक है, तो आपने ये देखना होता है कि बजट का पीरियड क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपने कैलकुलेशंस को करना है। Sales for the period October 2009 to January 2000 has been projected as follows। तो हमें ये 4 महीने का डाटा दे दिया गया है, क्योंकि डाटा ज़रा थोड़ा ज़्यादा इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ हमें परचेजेस निकालनी होती हैं, इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी होती हैं, तो हमें कुछ डाटा ज़्यादा दिया जाएगा। कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। द कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑफ सेल्स। It intends to increase sale price by 10% from November 1st, 2009। Effect of increase in sale price has been incorporated in the above figures। Okay, तो बेटा आप जरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमने 3 महीने का बनाना ना, 3 महीने की जरा कैश सेल्स निकालें और 3 महीने की निकालें क्रेडिट सेल्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लिख के, जैसे ये हमने लिखा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमने निकालनी है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जैसे ये आपके सामने मैं बताता हूँ, अक्टूबर लिखा आपने, नवंबर लिखा, दिसंबर लिखा, जनवरी, इसमें से हमें निकालनी है कैश सेल्स कितनी है और क्रेडिट सेल्स कितनी है। क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ, करें जरा। पहला ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कर रहे हैं डिस्कस, दिस वन। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, 7.5, 9.9, 10.89, इसका हम ले लेंगे 20%, दैट इज कैश सेल्स, और 80% आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। ओके, और क्रेडिट सेल्स का ताल्लुक किससे होता है? डेटर से होता है, रिसीवेबल्स होते हैं, और इनसे रिसीवेबल जब हमें मिलेंगे तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बजट। ओके, आए आगे देखते हैं। अच्छा बेटा, इसके अंदर ये बताया गया कि कंपनी अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 20% ऑफ सेल्स। इट इंटेंड्स टू इंक्रीज सेल प्राइस बाय 10% फ्रॉम नवंबर 1st 2009। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल प्राइस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अबव फिगर्स। और प्राइसेस का इम्पैक्ट कब से आ रहा है बेटा? नवंबर से, और वो इम्पैक्ट इसके अंदर डाल दिया गया है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ग्रॉस प्रॉफिट भी बताएं और इन तीनों महीनों का कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बताएं, तो प्लीज जरा बताएं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ग्रॉस प्रॉफिट और सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट भी बताना है आपने और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बतानी है। जी बेटा, ये देखें आप, अक्टूबर में आपकी इतनी सेल्स हैं, नवंबर में इतनी सेल्स हैं, दिसंबर में इतनी सेल्स हैं। नवंबर से प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। ओके,
तो हमारे पास सेल प्राइस इंक्रीज आया नवंबर से, तो हमने इसका जो इंक्रीज था ना उसको निकाल दिया। उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको डिवाइड कर दें, क्योंकि ये अब इन्फ्लेटेड हो चुकी हैं, इनके अंदर 10% इंक्रीज शामिल है। हम इसको डिवाइड कर देंगे 1.1 से। जैसे आप ये देख रहे हैं, दिस इज डिवाइड बाय 1.1, क्योंकि इसके अंदर 10% इंक्रीज शामिल था। तो ये 9 मिलियन हो गए, ये 9.9 मिलियन हो गए, ये 90909009 हो गए, और इसके अंदर शामिल नहीं था तो ये 7.5 ही रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट इस 20% ऑफ सेल्स है। और सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट प्लस मार्जिन। जब मार्जिन 20% है तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी बेटा, 80%। कॉस्ट इज 80%। ओके, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें इसका ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज कितने परसेंट है बेटा, 20% है। ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और हम निकालना चाहें कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो वो आ जाएगी 80%, एंड दैट विल बी इसका 8%। ओके, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये पॉइंट अगर आप अंडरस्टैंड करें, अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट 20%, इट इंटेंड्स टू इंक्रीज सेल प्राइस बाय 10% फ्रॉम नवंबर 1st। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल प्राइस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अबव फिगर। बेटा सेल प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, ये बात गौर करें, कॉस्ट में इंक्रीज नहीं आ रहा। तो अगर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी होगी नवंबर की, दिसंबर की, जनवरी की, तो हम इस सेल्स के ऊपर ही लेंगे, बल्कि जो सेल्स विदाउट प्राइस इंक्रीज है ना, इसके ऊपर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका हम लेंगे 80%। ओके, दिस वे। एंड दिस वे। ये हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स हर महीने की। और अगर हमें प्रॉफिट निकालना होगा, ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दिस माइनस दिस, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा दिसंबर का, लाइक वाइज, एंड जनवरी का। ये पॉइंट समझना बच्चों बहुत जरूरी है कि प्राइस में इंक्रीज आया है लेकिन कॉस्ट में इंक्रीज नहीं है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज इंक्रीज इन सेल्स प्राइसेस with effect from November, but there is no increase in cost of sales। क्योंकि बेटा हमें ना कॉस्ट ऑफ सेल्स के मतलब कुछ नहीं बताया गया, उसमें इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली आया है या नहीं आया। ये पॉइंट क्लियर हुआ है आप सबको? हम बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 फ्रॉम स्टडी टेक्स्ट 2020, और उसमें से अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा देखा है। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ऑल डेटर्स आर अलाउड 45 डेज क्रेडिट एंड आर एक्सपेक्टेड टू सेटल प्रॉम्प्टली। हम उनको 45 दिन का टाइम देते हैं और 45 दिन के अंदर वो पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। 45 दिन से मुराद क्या है बेटा, कि जैसे आज है 1 जनवरी, तो उसकी पेमेंट कब तक मिल जाएगी,
इसे कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट टर्म्स, और वो आपको दी गई हैं 45 डेज। ठीक है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे एक मंथ में, इन अ मंथ देयर आर 30 डेज। ठीक है, तो हाफ मंथ में कितने डेज हो गए बेटा? 15 डेज। ठीक है, तो जब हम सेल्स इन फर्स्ट हाफ मंथ, ठीक है, से हम कहते हैं जनवरी की, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी, फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी की जो सेल है बेटा, वो कब मिलेंगी? विल बी कलेक्टेड और रिसीव्ड इन लास्ट हाफ ऑफ फरवरी। ये बात समझ आ रही है आपको? ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, ठीक है बेटा, ये कहाँ से आया? एक क्रेडिट पॉलिसी है, आपकी क्रेडिट टर्म्स हैं 45 डेज, और इन अ मंथ हम कहते हैं देयर आर 30 डेज, तो इन हाफ मंथ 15 डेज हो गए। ठीक है, 45 डेज चल रहा है ना। अगर हम कहें सेल्स इन फर्स्ट हाफ मंथ, फर्स्ट हाफ में से फर्स्ट हाफ सेल्स ऑफ जनवरी विल बी कलेक्टेड इन लास्ट हाफ ऑफ फरवरी। कैसे बेटा? देखो, जनवरी के पहले से हम 15 दिन ले लेते हैं, फर्स्ट 15 डेज हम कहते हैं ये किसके हैं? जनवरी के। ठीक है, इसके 30 दिन कब पूरे होंगे? इसी पीरियड के दौरान ऑफ फरवरी। यहां तक इसके कितने दिन हो जाएंगे बेटा? 30 डेज। ओके, ये बात क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा, अब जो फर्स्ट जनवरी को सेल हुई, उसके फर्स्ट को ही 30 डेज होंगे। हमने कितने दिन देने? 45 डेज। तो 45 डेज कब पूरे होंगे बेटा? 45 डेज इसके पूरे होंगे 16 फरवरी से 28 फरवरी के दरमियान। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको कि जब सेल्स हुई हैं फर्स्ट टू 15 जनवरी, उसकी रिसीट कब होगी बेटा? 16 टू 28 फरवरी। ओके, ये पॉइंट सबको क्लियर है? जब ये क्लियर होगा तो हमें कलेक्शन हम निकाल सकेंगे, अदरवाइज हमें नहीं निकाल सकेंगे। बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। अच्छा, रबिया आप दोबारा इसको लॉगिन करें। बाकी बच्चों की तरफ से बाकी और भी बताओ भाई, आवाज क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा बच्चों, ये पॉइंट आपको समझ आ गया? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये पॉइंट कि all debtors are allowed 45 days credit and are expected to settle promptly
हमने उनको 45 डेज दिए, तो वो 45 डेज के अंदर ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये बातचीत चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने कब सेल करनी है और कब पैसे मिलने हैं। जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास अक्टूबर की सेल है, तो अक्टूबर की सेल को ना हम 2 हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं? जैसे अक्टूबर की सेल है, ठीक है, हमें पता है अक्टूबर की क्रेडिट सेल कितनी है, 7.92। हमने यहाँ पे भी सेल्स निकाली है कि सेल्स थी 7.5 मिलियन, 20% हो गई कैश सेल्स, तो बेटा 80% क्या रह गई थी, क्रेडिट सेल। अब ये जो सेल होगी हुई तो अक्टूबर में, तो जब जो फर्स्ट हाफ के जो पैसे हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर लें अक्टूबर की, तो इसके 30 डेज का पूरे होंगे नवंबर में, ठीक है। और बेटा ये 45 डेज का पूरे होंगे 16 टू 30 नवंबर। तो हम अक्टूबर की जो क्रेडिट सेल है इसको करेंगे हाफ, क्योंकि हाफ होती है फर्स्ट हाफ ऑफ द अक्टूबर एंड हाफ होगी लास्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। तो 6 मिलियन का हाफ हो गया 3 मिलियन। ये कब हमें मिल जाएगा बेटा, लास्ट हाफ ऑफ नवंबर। तो आप यहाँ पे देखें कि हम यही कर रहे हैं कि 6 मिलियन का जो हाफ है ना, ये कब मिल गया हमें, नवंबर में, ठीक है बेटा। और जो बाकी हाफ है वो कब मिलेगा, अगर हम इसी प्रिंसिपल को लेके चलेंगे, इसका मतलब है कि 16 टू 31 अक्टूबर जो सेल हो रही है उसके 30 दिन तो पूरे होंगे 16 टू 30 नवंबर, और 45 डेज उसके पूरे होंगे जाके फ्रॉम 1 टू 15 दिसंबर। ओके, तो बाकी जो 3 मिलियन है वो हमें जाके मिलेगा अक्टूबर की सेल का। देखो 6 मिलियन ये थी, 3 मिलियन यहाँ मिला नवंबर में, और 3 मिलियन जाके मिलेगा हमें दिसंबर में। तो इस तरीके से बेटा ये जो 6 मिलियन की क्रेडिट सेल है, सिर्फ हमने क्रेडिट सेल को देखना है। ये क्रेडिट सेल जो है ये जाके कुछ हुई है नवंबर में कलेक्ट, और कुछ जाके ये कलेक्ट हुई है दिसंबर में। ओके, ये पॉइंट आपको समझ आया। लाइक वाइज जो नवंबर की सेल है क्रेडिट सेल, वो कब कलेक्ट होगी बेटा, नवंबर की भी 2 किस्म की सेल हो जाएगी। एक वो सेल होगी जो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर हुई है, जो फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर होगी कब कलेक्ट होगी बेटा, वो सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर। तो इसका हाफ जो है ना ये हमने दिसंबर में रिसीव कर लिया, ठीक है। बाकी कहाँ चली जाएगी, जनवरी में, और जनवरी का तो अभी हमने बनाना नहीं है, हमने तो बनाना है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का। ओके, अच्छा बेटा, इसके अलावा फिर जो हमारी पहले से सेल्स हुई हुई है उनकी कलेक्शन अक्टूबर और नवंबर में होगी, उसका डेटा देखते हैं क्या डेटा हमें अवेलेबल है। जी बेटा, ये जो पॉइंट है 9th पॉइंट, द ओपनिंग बैलेंस ऑन अक्टूबर 1st 2000 आर प्रोजेक्टेड एज अंडर। कैश एट बैंक है उनके पास 2.5 मिलियन का। ट्रेड डेट्स रिलेटेड टू सितंबर, ये सितंबर से रिलेटेड है और ये अगस्त से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगस्त की जो ट्रेड डेट्स आ रहे हैं आपके ख्याल में वो कब मिलने चाहिए? जी बेटा, जो अगस्त के ट्रेड डेट्स हैं वो हमें कब मिलने चाहिए? ये
रोमन 2 पॉइंट आप पढ़ लें, इसमें ये बात इसके हिसाब से देखनी है हमने। जी बेटा, अगस्त के पैसे हमें कब मिलेंगे? अगस्त की सेल्स को भी हम 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये पॉइंट किया ना, इसको भी कर लेते हैं इसका डिस्कस। अगस्त की सेल को भी हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त और एक सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त, ओके। यहाँ पे कर लेते हैं पहले अगस्त, और यहाँ पे भी कर लेते हैं अगस्त। अच्छा बेटा, जो फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त है इसके 30 डेज का पूरे हो जाएंगे सितंबर में, ठीक है, और 45 डेज का पूरे हो जाएंगे सितंबर में ही, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब है जो सेकंड हाफ में सेल हुई है उसके पूरे होंगे 16 टू 30 सितंबर, ये 30 डेज पूरे होंगे, और जो 45 डेज पूरे होंगे वो पूरे होंगे इन अक्टूबर, ओके। तो बेटा जो सेकंड हाफ की सेल हुई हुई है ना, सेकंड हाफ ऑफ अगस्त, उसकी रिसीट के डेज आ रहे हैं अक्टूबर में, ओके। अब जो यहां पे देखें ये दिए गए हैं ट्रेड डेट्स, ये अगस्त की सेल नहीं है, बल्कि अगस्त के वो रिसीवेबल हैं जो कि ओपनिंग बैलेंस में आ रहे हैं अक्टूबर 1 को। इसका मतलब है ये वो सारे रिसीवर्स हैं जो कि सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में हुए थे और अब इनकी ड्यू डेट है अक्टूबर, दैट इज 3 मिलियन। तो हम इस 3 मिलियन के 3 मिलियन को रिसीव कर लेंगे इन अक्टूबर। तो ये देखें अगस्त की जितनी भी सेल्स थी ना, उसको सारे को हमने, यानी कि जितने भी ट्रेड डेट से सारे के सारे हमने अक्टूबर में रिसीव कर लिए। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है बेटा? ये अगस्त की सेल्स नहीं दी गई थी, अगस्त की क्रेडिट सेल्स नहीं दी गई थी, बल्कि अगस्त के सिर्फ ट्रेड डेट्स दिए गए। ट्रेड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब है कि जो अगस्त के पैसे, अगस्त की फर्स्ट हाफ की सेल्स थी बेटा, वो कब मिल गई होगी? बाय 60 टू 30 सितंबर, वो इस डेटों में हमें मिल गई होगी, ठीक है। तो रिसीवेबल क्या रह गया? वो सेल्स जो कि लास्ट हाफ ऑफ अगस्त हुई हैं, और वो फिर जाके हमें मिलेंगी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर। तो यही काम हमने किया कि अक्टूबर में इस सेल्स को रिसीव कर लिया, ओके। ये पॉइंट समझ आ रहा है? और इसके बाद फिर आता है सितंबर की ट्रेड डेट्स। अब बेटा सितंबर की जो सेल्स होती हैं दैट इज 5.6 मिलियन। देखते हैं ये कैसे मिलेंगे हमें। इसी प्रिंसिपल को लेते हुए जो अभी हमने यहाँ पे किया है, अब हम करते हैं सितंबर के हिसाब से। देखिए 1 टू 15 सितंबर जो सेल होगी बेटा, उसके 30 डेज पूरे होंगे अक्टूबर में, ओके। और 45 डेज का पूरे होंगे, ये भी अक्टूबर में। और जो सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर सेल हुई है उसके 30 डेज पूरे होंगे अक्टूबर में, और 45 डेज पूरे होंगे इन नवंबर में। तो सितंबर की जो सेल है ना हाफ, यानी कि फर्स्ट हाफ की सेल वो मिल जाएगी अक्टूबर में, और सेकंड हाफ की सेल मिल जाएगी नवंबर में। तो हमने यही किया कि जो 5.6 मिलियन की सेल है सितंबर की, उसका हाफ अक्टूबर में ले लिया और हाफ ले लिया है नवंबर में।
ठीक है बेटा, ये जो काम हुआ हुआ है ना, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। ये देखें, सितंबर की जो ट्रेड डेट्स हमारे पास थे, उसमें से हाफ हमें मिल जाएंगे 16 टू 31 अक्टूबर, और हाफ हमें मिल जाएंगे 1 टू 15 नवंबर। तो जो नवंबर में सॉरी अक्टूबर में जो सितंबर के ट्रेड डेट्स हैं, दैट वाज 5.6 मिलियन। तो उसका हाफ जो है हमें अक्टूबर में मिल जाएगा 2.8, और हाफ जो है हमें ये जाके मिल जाएगा इन नवंबर। ओके बेटा, ये बात समझ आ गई? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं जी। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये कैश सेल्स और उसके क्रेडिट सेल्स के पॉइंट कवर हो गए। अब हम आते हैं आगे। स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक्स इक्वल टू प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए ऑफ रॉ मटेरियल, ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वो कितना होगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक? जितनी नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट है। तो नेक्स्ट मंथ के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने पास स्टॉक मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट मंथ की रिक्वायरमेंट हमें कैसे पता लगती है? नेक्स्ट मंथ की सेल से। और जो स्टॉक मेंटेन होता है बेटा, वो सेल प्राइस पे मेंटेन नहीं होता, बल्कि वो कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन होता है। और हमें यहाँ बता दिया गया है कि कॉस्ट हमारी है 80% ऑफ सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हमें इतना स्टॉक मेंटेन करना है। आइए अब स्टॉक की कैलकुलेशन देखते हैं। देखो बेटा, ये हमने सेल्स देखी, इसका प्राइस इंक्रीज था, हमने सेल्स प्राइस विदाउट इंक्रीज कैलकुलेट कर ली। इसमें से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? इक्वल टू नेक्स्ट मंथ सेल्स। सितंबर का जब हमने क्लोजिंग बनाना है ना बेटा, सितंबर का क्लोजिंग, तो वो अक्टूबर की सेल्स से आएगा। अक्टूबर की जो सेल्स थी 7.5 मिलियन, उसकी कॉस्ट है 6 मिलियन। तो ये 6 मिलियन हमने कब प्रिक्योर करके रखना है? इन सितंबर। तो सितंबर में हमारे पास ये क्लोजिंग होना चाहिए। ओके, लाइक वाइज अक्टूबर में हमें ये क्लोजिंग होना चाहिए। ये कहां से आएगा? नवंबर की बेसिस पे हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, ये स्टॉक हमारे पास अक्टूबर में होना चाहिए। लाइक वाइज दिसंबर का ये स्टॉक हमारे पास नवंबर में होना चाहिए, और जनवरी का स्टॉक इन हमारे पास दिसंबर में होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं सारे आप? ठीक है बेटा, इतना हमने क्लोजिंग रखना है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टॉक की क्या पॉलिसी है। स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ की जो भी सेल होंगी, उसका इक्विवेलेंट स्टॉक हमने मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये वाले फिगर्स आपको समझ आएंगे कैसे आ रही हैं दीज फिगर्स? या इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? जी बेटा, अच्छा जी। अब हमें फिर बताया गया है, ये तो स्टॉक मेंटेन करना है। ऑल क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी। 10% ऑफ ऑल परचेजेस आर कैश परचेजेस। तो बेटा, जब आपने ये स्टॉक मेंटेन करना है, तो इसको आपने परचेज भी करना होगा। और ये परचेज जब हम कर रहे हैं, तो 10% है कैश परचेजेस, हमें बताई गई है। 10% है कैश परचेजेस, तो फिर 90% क्या होंगी? क्रेडिट परचेजेस। हमने इसका 10% ले लिया कैश, और 90% ले लिया है क्रेडिट। ओके, यही काम हमने सब जगह किया है। 90% कर दिया क्रेडिट। अब क्रेडिट को पेमेंट कब की जाती है? यहां बताया गया है, ऑल क्रेडिटर्स आर पेड
इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी, जिस महीने वो डिलीवरी देते हैं उससे फॉलोइंग मंथ में। अब डिलीवरी उन्होंने दी है हमें सितंबर में, तो बेटा इसकी पेमेंट कब करेंगे? फॉलोइंग मंथ, अक्टूबर में। ये डिलीवरी आई क्रेडिट की अगले महीने में, ये आई नवंबर में, दिसंबर में, एंड सो। तो हमें पता लग गया कि हमने क्रेडिट की क्या परचेज पेमेंट्स करनी है, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स कितनी करनी है इन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? इसका मतलब है अक्टूबर में हमें ये वाली पेमेंट भी करनी है जो कैश परचेजेस वाली है, और हमने जो क्रेडिट परचेजेस की हैं वो भी हमने पेमेंट करनी है, लेकिन वो पेमेंट होती है फॉलोइंग मंथ। तो बेटा ये टेबल समझ आ रहा है आपको जो हमारे पास बना हुआ है? इसमें कोई क्वेश्चन? इस कैलकुलेशन को जरा आप अपने पास चेक करें, कैलकुलेट करें, ये सारा कुछ चीज़ों को समझें। जहाँ क्वेश्चन आ रहा है मुझे बताएं। अच्छा, तौहीद इसलिए निकाला है कि आपकी इंक्रीज इन सेल प्राइस हो रही है, इंक्रीज इन कॉस्ट नहीं हो रही। अगर आप पहला पॉइंट पढ़ें, इट इंटेंड्स टू इंक्रीज सेल प्राइसेस बाय 10% फ्रॉम नवंबर 1st 2009। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल प्राइसेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन अबव फिगर्स। जो ये सेल्स की फिगर्स दी गई हैं इनके अंदर शामिल है। अदरवाइज हमारी पॉलिसी क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, तो हमने जो परचेजेस करनी होती हैं वो बेटा सेल प्राइस पे नहीं करनी होती, वो हमने कॉस्ट प्राइस पे करनी होती। अब ये हमारे पास सेल्स की फिगर्स थी और ये 10% इंक्रीज के बाद है, जबकि कॉस्ट में इंक्रीज के मतलब हमें कोई पॉइंट नहीं बताया गया। तो अगर ये विदाउट, अगर सेल प्राइस इंक्रीज ना करते, विदाउट सेल इंक्रीज होती, इनकी ये वैल्यू बनती, इनकी इस वैल्यू से ही 80% हमारे पास आएगी कॉस्ट, और उस कॉस्ट को हमने कब रिक्वायर कर लेना? एक महीना पहले, और एक महीने में से फिर कैश कितनी है और क्रेडिट कितनी है, और फिर क्रेडिट को हमने पे करना है नेक्स्ट मंथ में। ये इसका सीक्वेंस है। ये तो एक बात समझ आई? यस सर। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चों को समझ आ रही है? अब बेटा ये जो था ना डेटर्स का पॉइंट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है,
जिसकी वजह से हमने अगस्त और सितंबर की कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है। इसी तरह हमने अक्टूबर की और नवंबर की कैलकुलेशन भी कर ली। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ये मैंने कैलकुलेशन और की हुई है ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। देखो ये हमने या अगर आपने 1 अगस्त को सेल की, इसके 45 डेज कब पूरे होंगे बेटा? 16 सितंबर को, क्योंकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक हो गया 30 दिन, और 15 दिन हम और जब ऐड करेंगे तो बेटा बन जाएगा 16 सितंबर। हमने तो बजट किसका बनाना है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो इसी तरह अगर फर्स्ट वाली सेल की ड्यू डेट आ रही है 45 डेज के बाद 16 सितंबर, तो जो 15 अगस्त को की है इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 30 सितंबर। तो जो 16 अगस्त को सेल की ना, उसके 45 दिन पूरे होंगे 1 अक्टूबर को। इसलिए अगर अगस्त के कोई रिसीवर हमें दिए गए थे, वो सारे के सारे हमें रिसीव हो जाएंगे इन अक्टूबर। तो ये डेज वाइज वर्किंग भी मैंने की है, अगर 45 डेज के हिसाब से आपने चलना है। तो ये 2 कैलकुलेशंस आपको समझ आ गई हैं। इनमें कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लें। सर जी बेटा। सर वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट आया हूँ, तो सर ये ज़रा समझा देंगे कि सर ये सितंबर के यहाँ पे नज़र तो आ रहा है कि सितंबर को आपने 2 मंथ्स पे डिवाइड किया है 2.8, लेकिन ऊपर अगस्त को आपने नहीं डिवाइड किया हुआ। जी देखो, अगस्त को आपने सर डिवाइड नहीं किया हुआ ना जी जी वो 2 इसलिए, मंथ्स में। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो 9th पॉइंट है ना, जरा आप इसको पढ़ें आराम से, जरा 9th को आराम से पढ़ें, बाकी बच्चे भी सुने, बासिम और दानियाल। ये क्या लिखा हुआ 9th पॉइंट, तो ही आप बताएं, पढ़ के बताएं मुझे क्या आपको समझ आई है। फर्स्ट अक्टूबर को सर ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए ना। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि अगस्त के ये पैसे अभी रिसीवेबल हैं इन अक्टूबर के नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगस्त की मैं बात यहाँ पे बनाई हुई है, जो पहले हाफ में यानी कि फर्स्ट 15 डेज में जो अगस्त की सेल होती है वो कब मिलेगी बेटा? उसकी ड्यू डेट बनती है 16 to 30 सितंबर। कैसे? कि फर्स्ट 15 डेज की 30 दिन पूरे होंगे फर्स्ट से लेके 15 सितंबर तक, और 15 दिन और ऐड कर दें तो वो 16 to 30 सितंबर बन जाते हैं। ओके, ये बात समझ गए? मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, ये जो डेज में मैंने बनाया हुआ है, आपने जब 1 अगस्त को सेल की, इसके 45 डेज पूरे होंगे 16 सितंबर को, और जो 15 अगस्त को सेल की है इसके डेज पूरे हो गए 30 सितंबर को। इसका मतलब है कि जो अगस्त के फर्स्ट हाफ की सेल्स थी वो प्रायर टू अक्टूबर मिल चुकी है। अब अक्टूबर में कौन सी मिलनी है? जो अगस्त 16 से लेके 31 अगस्त तक होगी। अब ये जो रिसीवर्स दिए गए ये कब के हैं? ये अक्टूबर के हैं ना, ये सितंबर के नहीं है। और ये अगस्त की सेल्स नहीं लिखी, अगस्त के रिसीवर्स लिखे हुए बस। तो जो अगस्त के रिसीवर होंगे वो आएंगे 16 to 31 अगस्त वाले, उनके 45 डेज पूरे होते हैं 1 to 15 अक्टूबर। तो इसलिए अगस्त के जितने भी पैसे थे वो हमने रिसीव कर लिए इन अक्टूबर, ये रिसीव किए। ओके सर, समझ आ गई। इसी तरह सितंबर की जो ड्यू डेट है ना, फर्स्ट 15 डेज की जो सेल है वो मिलेगी 16 से 31 अक्टूबर तक, और जो सेकंड हाफ की सेल है वो मिलेगी 1 to 15 नवंबर। अब ये भी हमें सितंबर के ना डेटर्स दिए गए हैं, ये सितंबर की सेल्स नहीं है, क्योंकि सितंबर की सेल्स फिर अगेन 20% कैश होगी, 80% क्रेडिट। तो ये सारी क्रेडिट सेल का डाटा है। कैश सेल जो हुई होगी सितंबर की, वो सितंबर में मिल गई होगी। इसी तरह हमने इस 5.6 को भी हाफ करके यहां पे लिया है और यहां पे लिया है। इसको ग्रीन कलर दे दिया है और इसको ये पर्पल कलर दे दिया।
ठीक है बेटा, बाकी सबको समझ आ रही है? आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, मुझे लगता है कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ आप लोगों का। तो बेटा आप जो चीज़ समझ नहीं आ रही कम से कम उसको क्वेश्चन करें, वरना आपका ये टाइम ज़ाया होगा। और मैं नहीं चाहता कि अगर मैं आपको सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं टाइम ज़ाया ना करूँ। तो जो क्वेश्चन प्लीज़ आपका है आप पूछे, मैं इतनी दफ़ा तो आपसे कह रहा हूँ। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर आर एस्टिमेटेड एट ₹300,000. This is for October. 50% of these expenses are fixed, whereas remaining amount varies in line with the value of sales. Okay? तो मुझे ये बताएं कि 300,000 में से 50% क्या है बेटा? फिक्स्ड। तो कितने फिक्स्ड हो गए? 150,000। और 150,000 क्या रह गए फिर? वेरिएबल। और जो वेरिएबल है वो वेरीज करते हैं इन लाइन विद द वैल्यू ऑफ सेल्स। ये क्या पॉइंट हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेटा, सेल्स है अक्टूबर की 7.5 मिलियन, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 3 लाख, फिक्स एक्सपेंसेस हो गए 1.5 लाख। तो रिमेनिंग क्या रह गए? वेरिएबल। ओके, ये वेरिएबल उन्होंने क्या क्या है कि परसेंटेज है किसका? सेल्स का। तो हमने क्या किया, 150,000 को डिवाइड कर दिया सेल्स के ऊपर। देखो बेटा 150,000 को डिवाइड कर दिया है सेल्स के ऊपर, और ये परसेंटेज निकाल ली है, ये आ रही है 2%। अगर आप सेल्स का 2% लेंगे तो वो होंगे वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये थी हमारी सेल्स, इसका हमने ले लिया 2%। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है? 150,000। ये हो गया वेरिएबल। इससे हमें पता लगा है। और 150,000 था फिक्स्ड। तो दिस वन एंड दिस वन टोटल हमारा टैली हो रहा है 3 लाख। अब ये जो फिक्स्ड है ना, ये तो बेटा हर दफा फिक्स्ड रहेगा ना, हर महीने में, जबकि वेरिएबल जो है वो वेरी करेगा। अब फिक्स क्यों फिक्स रह रहा है? इसमें हो सकता है कि मार्केटिंग मैनेजर की तनख्वाह हो, मार्केटिंग वैन की डेप्रिसिएशन हो, ठीक है, या अगर हमने रेंट कार पे ली हुई है तो रेंट कार की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। बाकी हमें निकालने, अब नवंबर में हमारी सेल बढ़ गई है तो बेटा इसका भी 2% ले लेंगे। हमने इसका 2% लिया, वो हमारे पास आ गया है 198,000। 9.9 मिलियन का जब हमने 2% लिया तो वो आ गया है 198,000। इसी तरह हमने दिसंबर की सेल का 2% लिया तो वो आ गया 217,800। ये आए हैं बच्चों वेरिएबल, और फिक्स हमारे पास यही थे। तो जब हम फिक्स और वेरिएबल को सम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑफ नवंबर एंड लाइक वाइज ऑफ दिसंबर। इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने ये 2% नहीं दिया गया था, ये 2% हमने निकाला है अक्टूबर के रिलेशनशिप से। दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर अक्टूबर आर एस्टिमेटेड एट ₹300,000. 50% of these expenses are fixed, whereas remaining amount varies in line with the value of sales. तो हमने यहाँ कितना वो वेरी करता है वो हमने कैसे निकाला? 3 लाख में से 50% निकाला तो 1.5 लाख रह गया, जो कि 1.5 लाख है वेरिएबल, और ये डिपेंडेंट है ऑन सेल्स। तो सेल्स के ऊपर जब हमने इसको डिपेंडेंट करके देखा तो पता लगा दिस इज द 2% अमाउंट। तो ये 2% आइंदा जो भी वैल्यूज आ रही होंगी उसका हम लेंगे। ठीक है बेटा, और जाके हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ गए। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। सर जी बेटा, ये जो हम सेल्स ले रहे हैं फिर विदाउट इंक्रीज ही ले रहे हैं ना हर जगह? नहीं नहीं, विद इंक्रीज वाली ले रहे हैं भाई। देखो कमीशन तो 10 इंक्रीज वाले पे जाएगा ना। कमीशन की ये वाली सेल्स वैल्यू दी है ना, हमने इसी पे लिया है। 7.5, 9.9, 10.89 जो सेल्स हमारी हैं उसी पे होगा। कमीशन तो सेल जितनी वैल्यू पे करेंगे सेल्स फोर्स उसी के ऊपर लेगी ना। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है बेटा, अभी हम आपको ये इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कराइए ताकि आपको इस टर्मिनोलॉजीज का, ये कैलकुलेशंस का, बजटिंग में ज्यादातर कैलकुलेशन ही है बस। अच्छा बेटा अगला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड फॉर सितंबर वर 200,000। एडमिन के एक्सपेंसेस हैं हमारे 2 लाख। ड्यू टू इन्फ्लेशन दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2% ईच मंथ।
तो सितंबर में थे 2 लाख, ठीक है बेटा, सितंबर में थे 2 लाख। अब इसके अंदर इंक्रीज आ गया 2%, तो हमने इसका सितंबर वाले एक्सपेंस का 2% इंक्रीज कर दिया, अक्टूबर में नवंबर में आके फिर 2% इंक्रीज कर दिया, और इसी तरह दिसंबर में आके फिर 2% इंक्रीज कर दिया। तो ये सितंबर के थे एडमन। दिस इज वाज एडमन एक्सपेंसेस, ये सितंबर के थे, ठीक है। और इनके ऊपर हम 2% इंक्रीज करते जा रहे हैं, इसका 2% इंक्रीज, फिर इसके ऊपर 2% इंक्रीज एंड 2% इंक्रीज एंड सो ऑन। ये वाला पॉइंट आप पढ़ लें, 6th पॉइंट। Administrative expenses paid for September वो इतने थे, due to inflation these are expected to increase by 2% each month। तो हर महीने 2% इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो हमने 2 लाख के ऊपर फिर 2% ऐड कर दिया, ये बन गया, फिर इसके ऊपर 2% फिर ऐड कर दिया, फिर इसमें 2% ऐड कर दिया एंड सो ऑन। बेटा ये एडमिन एक्सपेंसेस भी हमारे पास आ गए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Depreciation is provided 15% per annum on straight line basis. Depreciation is charged from date of purchase to the date of disposal, और ये straight line basis के ऊपर है, ठीक है। Depreciation का वैसे कैश बजट में कोई काम नहीं होता, लेकिन हमें इसकी शायद कुछ एडजस्टमेंट और भी दी जा रही है, उसको भी हम देख लेते हैं। On October 31st 2009, ये कब की बात है बेटा? अक्टूबर 31st की। ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी, उससे आप ये इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर दोगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है, IAS 16 का, प्लांट एंड मशीनरी का। ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 500,000, 40% ऑफ द कॉस्ट, ये उसकी बुक वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 40% ऑफ द कॉस्ट। ऑन अक्टूबर 1st वुड बी रिप्लेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 million। हम नया एसेट लेकर आ जाएंगे 2 million का। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रेड इन अलाउंस ऑफ ₹300,000, द बैलेंस वुड हैव टू बी पेड इन कैश, ठीक है। तो बेटा हम नया एसेट कितने का खरीद रहे हैं? 2 million का, और पुराने वाले एसेट की हमें ट्रेड इन मिल रही है 300,000, तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे? जी बेटा 1.7। जी शाबाश, ठीक है। नया एसेट आ रहा है 2 million का, पुराने एसेट की वैल्यू लग रही है 300,000। हमारे पास बुक में जो मर्जी वैल्यू हो, बेशक वो 5 लाख हो, 50 लाख हो, जो भी हो, हमें तो जो मिल रहा है वो हमें उसके साथ एडजस्ट करना है, और रिमेनिंग हमने पे करने होंगे, तो हम यहाँ 1.7 हमारे पास ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या पॉइंट है इसमें? ये हमारे एसेट पड़े हुए जो फ्री डेप्रिसिएटेड एंड सो ऑन। तो हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब इसका हम आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। Based on the given information, prepare a month-wise cash budget for the quarter ended December 31st, 2009। हमने ये तो ही जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने इसको हाईलाइट किया था कि ये क्वेश्चन है क्वार्टर का, तो हमें ये देखना कि क्वार्टर का हमें डाटा लेना है, हमने पूरे साल का डाटा नहीं लेना, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है क्या कि क्या बनाए? मंथ वाइज कैश बजट। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, और हमारे पास अब सारी फिगर्स हो चुकी हैं। अब हम इनको 1 by 1 यहाँ प्लेस करते हैं। बेटा देखो ये दिया गया था 2.5 मिलियन क्या था? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये बताया गया है कहाँ पे? ये कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 2.5 मिलियन, तो ये 2.5 मिलियन हमने वो लिख दिया। इसके बाद आएंगी बातें रिसीट्स की, ठीक है। तो रिसीट्स के लिए हमने डाटा बनाया हुआ था। रिसीट्स हमारे पास कैश सेल्स जो है ना, दैट इज 1.5, 1.98 एंड 2178। 1.5, 1.98 एंड 2178, ये आ गई कैश सेल्स, ठीक है बेटा। कैश सेल्स कैसे आती थी? स्ट्रेट अवे जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनका ले लिया हमने 20%, ठीक है। ये बताया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये वाला पॉइंट पहला, कैश सेल इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो वट एवर द सेल्स, वेदर इट इज इंक्रीज बाय 10% और 20%, जो भी हमारी सेल है उसका 20% हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है कि कैश सेल्स होती हैं।
ठीक है बेटा, ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, उसके लिए हमने ये पॉइंट बना लिया था। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स देखें, अक्टूबर में कितने पैसे मिल रहे हैं हमें, 5.8, नवंबर में भी 5.8 और दिसंबर में 6.96। ये कैलकुलेशन हमने कर ली थी, तो यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं, 5.8, 5.8 एंड 6.96। तो बेटा यही हमारी टोटल रिसीट्स हैं, इन दोनों को जमा किया, ये टोटल रिसीट्स बन गई। ओके, रिसीट्स के बाद हम क्या लिखते थे, पेमेंट्स। तो कैश परचेजेस हमारे पास आ गई 720, 792 एंड 727। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी बेटा हमारी कैश परचेजेस 720, 792 एंड 727। 720, 792 एंड 727 ये आ गई थी कैश परचेज। इसके बाद आता है बेटा क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुई है, दैट इज 5.4, 6.48 एंड 7.128। वो भी हम निकाल चुके थे, 5.4, 6.48 एंड 7.128। ये आ गई। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कुछ थे फिक्स और कुछ थे वेरिएबल। तो फिक्स तो 150,000 ही थे, वेरिएबल भी हमने निकाल लिए थे 150, 198 एंड 218। ये मार्केटिंग की हमने अलग शीट बनाई हुई है। तो बेटा ये थे हमारे फिक्स 150, 150, 150 और वेरिएबल थे 150, 198 एंड 217.8। तो ये हमने वो लिख लिए। इसके बाद आगे एडमिन एक्सपेंसेस, वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हम निकाल चुके थे, दैट इज 204, 208, 212। वो हमने एडमिन एक्सपेंसेस लिख दिए। ठीक है बेटा, इक्विपमेंट हम खरीद रहे थे अक्टूबर में, तो 2 मिलियन में से 300,000 लेस कर दिए तो 1.7 मिलियन आ गया। तो ये बेटा हमारी सारी पेमेंट्स कवर हो गई। हमने अक्टूबर का टोटल किया, बन गया पेमेंट्स का 8324, नवंबर का 7828 और दिसंबर का 8435। हमने जो फॉर्मेट सीखा हुआ है, क्या करते हैं, रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, तो हमारे पास आ जाता है सरप्लस और डेफिसिट। उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया है 1476, ये अगले पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर ये हमारे पास क्लोजिंग आ गया, ये अगले पीरियड का बन गया ओपनिंग। और इस तरीके से हमारे पास ये कैश बजट कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। और बेटा कोई हेजिटेंट ना हुआ करो कोई क्वेश्चन पूछने के लिए। ये हमने कैश बजट बना लिया, इसमें कोई कंसर्न नहीं है मुझे, आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस भी इसका बनाया गया। अब बच्चों प्रॉफिट लॉस कैसे इसका बनेगा, दैट इज प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस इसका होता है, तीनों महीनों की सेल्स को हम जमा कर देंगे। ये हमारे पास सेल्स थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, यहाँ पे भी आ रही हैं, यहाँ डेटर्स में भी हमने निकाली हुई थी। अगर हम तीनों महीनों की सेल्स को जमा करेंगे तो ये बच्चों बन रहा है 28.29। 28.29 ठीक है। कहाँ से आया था ये देखें, हमने तीन को सम किया और नीचे सम लिखा आ रहा होता है। ये देखें बेटा लिखा आ रहा है सम 28.29। ये हमारे पास सेल्स आ गई। फिर हम आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब अक्टूबर का जो स्टॉक है वो कब हम रख लेते थे, सितंबर में। तो सितंबर में हमारे पास स्टॉक कितना होना चाहिए था बेटा, हमने यहाँ पे बनाया हुआ भी था। अक्टूबर के लिए स्टॉक होगा कितना, 6 मिलियन। तो देखिए ये 6 मिलियन यहाँ पे आ रहा है। ओके, अब फिर आ रही है परचेजेस। हमने कौन कौन सी परचेजेस की हैं, अब आके देखते हैं परचेजेस। हमने परचेजेस की हैं अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, ये 3 फिगर्स। जनवरी के स्टॉक के फिगर हम दिसंबर में ले लेते हैं। इन तीनों का सम अगर हम लें तो बनता है 22.392। ये देखिए नीचे लिखा रहा है 22.392। तो ये 22.392 क्योंकि वो आगे राउंडिंग की भी है, उसको हमने 393 कर दिया। इन दोनों को सम किया, दैट इज अवेलेबल फॉर सेल। फिर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा दिसंबर में, दैट विल बी बेस्ड ऑन द जनवरी सेल्स। तो वो है 7272। ठीक है, उसको राउंड कर दिया उन्होंने, 7273 कर देंगे, वो 7273 कर दिया। तो हमने अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
दैट इज 21.12। अगर आप देखें हम यहाँ पे भी हमने निकाली हुई थी 21.12 आ रही 21.12 अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये हमारे पास आ गई। इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम सेल में से जब लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद हम लेस करेंगे मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फिक्स 3 महीने के आ गए 150 इंटू 3, फिर 3 महीनों का वेरिएबल आ गया। 3 महीनों का अगर हम वेरिएबल ऐड कर देंगे बन के बेटा 565.8, तो 565 को उसने राउंड कर दिया 566। फिर इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास 624 आ रहे हैं, हम इन तीनों को ऐड करते हैं, सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 624 आपके सामने आ रहा है, 624 आ गया। फिर डेप्रिसिएशन का नोट आता है, डेप्रिसिएशन का भी नोट को अभी हम सेपरेट देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा, साथ में फिर लॉस भी निकलेगा, जो सेल ऑफ इक्विपमेंट हुई है उसको भी निकाल लेते हैं, ये 2 पॉइंट रह देते हैं। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये एक्सपेंसेस बन गए, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग देख लेते हैं क्या है। ये बेटा डेप्रिसिएशन की वर्किंग, ठीक है। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट ये थी 8 मिलियन और डेप्रिसिएशन उसकी हुई हुई थी 1.6 मिलियन। ये कहाँ पे दिया गया है ये हमें बता देते हैं। फिक्स्ड एसेट फुली डेप्रिसिएट थे 8, ये है एट कॉस्ट 8 मिलियन और 20% क्या है, फुली डेप्रिसिएटेड है। तो 8 मिलियन तो कॉस्ट थी और 20% वो डेप्रिसिएटेड थे, तो ये 6.4 रहेगी, ठीक है बेटा। इस हिसाब से फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे फॉर अक्टूबर सेपरेटली, नवंबर सेपरेटली एंड दिसंबर सेपरेटली। क्यों? क्योंकि 31 अक्टूबर को जाके ना हमने एसेट सेल कर दिया था, 31 अक्टूबर को जाके हमने एसेट को सेल कर दिया था। तो ये जो डेप्रिसिएशन का पॉइंट है और जो लॉस का पॉइंट है ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। तो इसमें अगर कोई कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता देना। तो बेटा आज हमने की है एग्जाम्पल नंबर 3। आपके लिए जो होमवर्क है आज, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। इसको आपने घर में ट्राई करना है और इसको हम फिर कल इसको ना सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 300। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9 दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 300 ऑफ कैफ 8 स्टडी टेक्स्ट, ठीक है। ये इसका डाटा है, इसमें भी 20% ये है, ग्रॉस प्रॉफिट है, डेटर्स इन द फर्स्ट मंथ कलेक्ट होते हैं, रिमेनिंग सेकंड मंथ में कलेक्ट होते हैं, कुछ कस्टमर्स हमारा टैक्स काट लेते हैं, ठीक है, एंड सो, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपने एज ए होमवर्क करना है। तो एनी क्वेश्चन, अदरवाइज वी कंक्लूड अवर क्लास। तौहीद आप टाइम पे आया करें, रोजाना आपकी आदत है, आदत अच्छी बात नहीं है लेट आना। इंशाल्लाह सर आज से टाइम से आऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह तो होती ही है। इंशाल्लाह का मतलब होता है कि मेरा कोई इरादा नहीं, अल्लाह ताला ने करा दिया तो करा दिया। भाई अपना भी इरादा बनाओ कोई। सर जी सुबह बहुत मुश्किल होती है। तो भाई अभी आप देखो क्या हो रहा है कि हम रमजान में 4 से 5 क्लास ले लेते थे, ठीक है। आप लोगों ने ही कहा था ना, आप एक कन्वीनियंस देखते हुए मैंने किया। अब आप अगर 8 से 9 भी क्लास नहीं लोगे तो किस टाइम लोगे भाई? आप दिन चढ़ चुका है, 5 बजे का सूरज निकला हुआ है, आखिर कब पढ़ना है भाई? यस सर अभी इंशाल्लाह। देखो 5 से 8 3 घंटे हो गए। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो इस टाइम तक अपना आधा काम कर चुके होते हैं। सर हम शहरी लोग हैं। और अगर आपने इसके अलावा कोई और टाइम रखना है, जैसे शाम को कोई टाइम रखना है, तो आप क्लास अपना कंसेंसस कर लें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं उस टाइम में पढ़ा लूंगा। लेकिन आप लोग प्लीज पढ़ने वाले बनो, अपना टाइम जाया नहीं करो, ठीक है बेटा। फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने भी आपको कराई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।